दोस्तों क्या हो जब आप 40,000 फीट ऊंचाई पे -60 डिग्री में खुले आसमान के नीचे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हो। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि आप उस स्थिति को सरवाइव कर पाए? और हीथ्रो एयरपोर्ट पे ऐसा क्या हुआ था सन 1996 में कि भारत से लेके इंग्लैंड तक बड़े से बड़ा व्यक्ति हिल गया था। ये सारी कहानी आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्वेष टीवी पर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेके आया हूँ एक बेहद दर्दनाक कहानी है और सच्ची कहानी है। ये कहानी हमको ये बताती है कि कैसे परिस्थितियाँ जो हमारे आसपास होती हैं हमारा जीवन बदल देती हैं। इस कहानी के तार भारत से लेकर लंदन तक जुड़े हुए हैं और ये कहानी ऐसे दो भाइयों की है जो अपना जीवन बेहतर करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है। और ये एक मेडिकल साइंस में भी बड़ा दिलचस्प केस था। तो क्या थी पूरी कहानी, बिना विलंब किए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियाँ मिलती रहें। सन 2025 चल रहा है। यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है लंदन, बहुत फेमस है। दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं, टूरिज़्म वहाँ बड़ा अच्छा है। और जो भी थोड़ा फ़ॉरेन के बारे में जानता है या यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानता है उसको लंदन के बारे में भी अवश्य पता होता है। लंदन के पास एक एयरपोर्ट है, हीथ्रो एयरपोर्ट। बड़ा बिजी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं। तो आज की जो कहानी है एक एयरपोर्ट, दो भाइयों और एरोप्लेन से जुड़ी हुई है। एक कहानी जिसको अगर हम जब बड़ा डिटेल में सुनेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, जब उनका असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद कई तरीके की सुरक्षा जो प्रणाली है उसको इम्प्रूव किया गया। उसके पहले इंदिरा गांधी के आदेश पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जो कि गोल्डन टेम्पल में एक आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन जो खालिस्तान का सपोर्ट करते थे, उनके खिलाफ चलाया गया था। तो जब वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद पंजाब के क्षेत्रों में बड़ी सख्ती थी। कई लोगों को पैनी निगाह से देखा जाता था, कई लोगों के ऊपर जांच बैठती थी। उसमें कई बार बेगुनाह लोग भी फंस जाते थे। ऐसे ही दो भाई थे, प्रदीप कुमार सैनी और विजय कुमार सैनी। प्रदीप कुमार सैनी सन 1995 में 23 साल के थे और उनके छोटे भाई विजय कुमार सैनी थे जो कि 19 साल के थे। ये लोग कार मैकेनिक थे और अपनी रोज़ी रोटी उसी से चलाते थे। इनके माँ बाप खेती करते थे और घर में खुशहाली थी, मध्यम वर्गीय परिवार के थे और इनका जीवन कट रहा था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कुछ शैतानी तत्व जो पुलिस में थे वो इन पे दबाव बनाने लगे और इनको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश करने लगे। प्रदीप कुमार सैनी और विजय कुमार सैनी ने कई बार अपनी बेगुनाही के सबूत उन पुलिस वालों को दिए, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। आए दिन उनको जांच के लिए पुलिस स्टेशन बुला लेते थे। वहाँ पे उनसे जांच चलती थी घंटों तक और उनको ज़बरदस्ती दबाव बना रहे थे कि तुम अलगाववादी हो और तुम्हारा अंजाम सही नहीं होगा। जब दोनों भाई इन बातों से बड़े ये कहे कि दिक्कत में आने लगे तो उन्होंने एक योजना बनाई कि अगर हम पंजाब और भारत को छोड़ देंगे तो शायद ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएंगी। तो अमूमन पंजाब में ये होता है कि हर दूसरे घर का जो व्यक्ति होता है वो या तो यूके में रहता है या कनाडा में रहता है या अमेरिका में रहता है। वहाँ की बहुत बड़ी आबादी जो है वो फॉरेन में रहती है। तो इन्होंने भी कहीं से जुगाड़ किया और किसी रिलेटिव से पता चला कि यूनाइटेड किंगडम में अगर ये लोग किसी तरीके से आ सकते हैं तो इनके रिलेटिव वहाँ इनके लिए कुछ काम की व्यवस्था कर देंगे, रहने खाने की व्यवस्था कर देंगे। तो सन 1995 में दोनों भाई प्रदीप कुमार सैनी, विजय कुमार सैनी ने बड़ी मेहनत करके 150 पाउंड रुपए जुटाए और एक ब्रोकर या स्मगलर बोले जो कि गैर कानूनी तरीके से इनको भारत से, पंजाब से ले जाता और लंदन छोड़ देता, उसको दी। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया।
वो स्मगलर इनके पैसे भी ले गया और इनको पंजाब से लेकर लंदन भी नहीं ले गया, मतलब उनके पैसे खा गया। इन शॉर्ट आप ये समझिए। अब दोनों भाई दिन पर दिन दबाव बढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो ये पहुंचते हैं सितंबर 1996 में दिल्ली। उस समय जो हमारे यहाँ एयरलाइंस होती थी उनमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो सिमिलर केस आपका दिल्ली में भी था। 1996 में इंदिरा गांधी टर्मिनल जो है दिल्ली का एयरपोर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती थी। तो इन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम खुद कुछ ऐसा करते हैं ताकि हम वहाँ पे एरोप्लेन में किसी भी तरीके से घुस जाए। तो ये वहाँ की रेकी करने लगे। 5-10 दिन रेकी करने के बाद इनको एक बात समझ में आई कि एयरप्लेन जो होता है उसमें जो पहिया होता है, जो लैंडिंग गियर जिसको बोलते हैं, जब प्लेन टेक ऑफ करता है और जब लैंड करता है, दोनों ही केसेस में वो पहिया नीचे खुलता है और प्लेन उसी के सहारे या तो उड़ता है या उसी के सहारे उतरता है। और जब वो काम हो जाता है तो पहिया ऑटोमेटिकली अंदर एक केबिन होता है उसमें फोल्ड होके बंद हो जाता है। तो इन्होंने देखा कि जो पहिया का जो स्पेस है जब बंद हो जाता है तो वहाँ पे कुछ जगह होती है जहाँ पे ये लोग बैठ सकते हैं। तो मतलब इतना दबाव था कि ये बड़ी बेतुकी बात है कि पहिए के बगल में बैठ के जाना। अभी इस कहानी को दिलचस्प इसलिए भी बनाता है, ये सारा तथ्य मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान में भी जब तालिबान की सरकार आई थी तो अमेरिका के कुछ प्लेन जा रहे थे तो वहाँ लोग पंखों पे चढ़ गए थे, कुछ लोग पहिए के ऊपर चढ़ गए थे और वो गिर गए। बड़ी बेकार वीडियो है, बड़ा दर्दनाक वीडियो है। तो दोनों भाई इतने तंग आ गए थे कि इन्होंने सोचा कि भाई पहिए के बगल में जो जगह होती है उसी में बैठ के निकल लेंगे। अब इन लोगों को पता था नहीं। 10 दिन के बाद एक फ़्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज की जो दिल्ली से लंदन जा रही थी, उसमें ये दोनों भाई चुपके चुपके जाते हैं और पहिए वाले रास्ते पे बैठ जाते हैं। जब पहिए वाले रास्ते में बैठ गए तो अपने साथ कुछ पानी की बोतल रखे थे, कुछ खाने के लिए रखे थे। अब पहले तो प्लेन हवा में उड़ने के लिए जब अपना पहिया निकालता है चलता है तो वहाँ पे गजब गर्मी होती है क्योंकि वो फ्रिक्शन होता है। ऊपर से आवाज़ इतनी आती है कि आदमी एक दूसरे को देख नहीं पाता। आप ये इमेजिन करिए जब आप प्लेन के अंदर बैठे होते तब आपके कान में इतना प्रेशर पड़ता है कि लगता है सुन हो गया, लोगों की बात सही से नहीं सुनाई देती। तो वो लोग तो जस्ट उसी के बगल में बैठे थे। प्लेन उड़ता है, किसी भी तरीके से वो लोग अपना वहीं बैठे रहते हैं। अब प्लेन धीरे धीरे करके तकरीबन 40,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 10,000 ज़्यादा फीट की ऊंचाई है। टेम्परेचर पहुंच जाता है -60 डिग्री सेल्सियस और जो रफ्तार थी प्लेन की वो तकरीबन 900 से लेके 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। तो आप ये सोचिए जब आदमी नॉर्मल जब हम लोग के आंधी आती है 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तब तो आदमी डिसबैलेंस हो जाता है, पर कोई 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा है और वो भी एकदम ओपन स्पेस है क्योंकि वो क्लोज कॉम्पैक्ट तो रहता नहीं है, तो हवा भी जा रही है, टेम्परेचर भी -60 डिग्री है। तो इतनी दर्दनाक स्थिति थी वहाँ, इतनी भयावह स्थिति थी कि जो छोटे भाई थे विजय कुमार सैनी और प्रदीप कुमार सैनी, वो आपस में एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। भैया समय होता है, ये प्लेन लंदन पहुंचने वाला होता है। हीथ्रो एयरपोर्ट के पहले कुछ घर पड़ते हैं, तो उस घर में एक फैमिली रहती है, वो अपना अंदर बैठ के काम कर रही थी, टीवी देख रही थी। उनको बड़ी तेज़ आवाज़ आती है। जब तेज़ आवाज़ आती है बाहर जाके देखते हैं तो उनका घर कंक्रीट के पूरा फर्श था बाहर की तरफ, उसमें एक छेद हो गया था। तो जब वो पास जाके देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा बर्फ़ की सिल्ली टाइप का कुछ गिरा है। जब और नज़दीक जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बर्फ़ की सिल्ली नहीं थी दोस्तों, वो एक बॉडी थी जो जम गई थी और वो उस ऊंचाई से गिरी थी और इतना फोर्स था कि वो कंक्रीट की जो सरफेस थी, जो सतह थी, उसको तोड़ के अंदर तक गड्ढा कर दिया था। अब ये कौन था किसी को नहीं पता। वही प्लेन आगे जाता है, लैंड करता है, तो जो एयरपोर्ट के स्टाफ होते हैं जब उस प्लेन को देखते हैं तो उनको अजीब सा एक चीज़ दिखती है प्लेन के पहिए के पास। जब पास जाके देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से जकड़ चुका था, ठंड के कारण पूरे बर्फ़ जम गया था और हिल डुल नहीं रहा था, वो पहिए पे अटका हुआ था। तुरंत आनंद फानन में उसे उतारा गया
अस्पताल ले गया गया, वहाँ उसकी जांच हुई। सब पहले तो यही था कि कौन है ये बाद में देखा जाएगा, पहले तो जान बचाना है। तो जब जान बचाई गई, वो होश में आया 5 दिन बाद, तो पता चला कि ये प्रदीप कुमार सैनी है। और वो जो व्यक्ति गिरा था वो इनका छोटा भाई विजय कुमार सैनी था। जब विजय कुमार सैनी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि उसकी मृत्यु प्लेन टेक ऑफ करने के 5 या 10 मिनट बाद ही हो गई थी। पर इतनी तेज़ आवाज़ें थी, जैसे अर्थक्वेक आता है वैसे कंपन था, इतना तेज़ प्रेशर था कि कान के पर्दे फट गए और ब्लड वेसल में खून फट गया, मस्तिष्क में जाने वाली नसें थी वो ख़राब हो गई। दोनों भाई अगल बगल बैठ के भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। जब डॉक्टरों को ये बात पता चली तो हैरान थे कि कैसे एक व्यक्ति जो 40,000 फीट की ऊंचाई पे है, -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, खुले कैबिनेट में भी रह के बच गया। ये ऊपर वाले की रहम थी। और इसका जो रीज़न दिया गया वो ये दिया गया कि अमूमन जब बॉडी बड़ी पैनिक स्टेट में रहता है तो 2 चीज़ करता है, या तो रिहाइड करता है या एकदम शट डाउन हो जाता है। तो प्रदीप कुमार सैनी के साथ वही हुआ। उनका माइंड शट डाउन हो गया था, वो फ्रीज़ हो गए थे, उनको कुछ पता ही नहीं। अगर वो होश में रहते तो उनकी दिमाग की नसें फट गई होती और वो शायद हमारे बीच में ना होते। तो ये कुदरत का करिश्मा ही था कि वो बच गए। उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल से जब वो बाहर निकले तो उनको उनके भाई के बारे में बताया गया, जो कि बड़ा दर्दनाक है, बड़ा दुखद था। उसके बाद उनके ऊपर एक केस चलाया गया इंग्लैंड में, लंदन शहर में एक केस चलाया गया कि क्योंकि वो इलीगली लंदन के शहर में एंटर कर रहे थे। ये केस 1996 से चल के सन 2014 तक चला। आप ये समझ लीजिए 18 साल ये केस चला। लेकिन एट लास्ट मानवीय कारणों की वजह से और उनकी स्थिति देख के उनको यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप दे दी गई थी। अभी वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही काम करते हैं, वहाँ टैक्सी भी चलाते हैं, और वहाँ एयरपोर्ट पे जो खाना देने का और फूड सप्लाई का बिज़नेस है वो भी देखते हैं। उनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश करिए, वो स्थिति सोचिए कि कोई व्यक्ति एक प्लेन के पहिए के बीच में बैठा है और इतना तंग आ गया है ज़माने से, इतना तंग आ गया है उत्पीड़न से, कि उसको अपना देश, अपनी ज़मीन, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे देश भागना पड़ा। और उसका अंत बड़ा ही दर्दनाक हुआ। छोटे भाई की मृत्यु हो गई, बड़ा भाई कुदरत के करिश्मे के कारण बच गया। लेकिन वो जीने का हौसला, अपने आप को सरवाइव करना है, ये कितना कभी कभी कठिन हो जाता है, ये प्रदीप कुमार सैनी जी ने हम सबको बताया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार मुझे देते रहिए। अगले वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त अग्नेश आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।